अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। एक नए दिन और एक नई सुबह के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ। इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि आप लोग इस वक्त जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे और एक खुशहाल और पुरसुकून जिंदगी भी गुजार रहे होंगे। और अगर हम अपनी जिंदगी को पुरसुकून बनाना चाहते हैं तो इसके लिए हमें खुद ही कोशिश करनी चाहिए कि हम दूसरों की जिंदगी भी पुरसुकून बनाने के लिए अपना जो रोल है उसको प्ले करें और बदगुमानियों से बचें। क्योंकि हमारे यहाँ ये कल्चर बहुत ज़्यादा आम हो चुका है कि हम लोग बगैर तस्दीक के बातों को आगे फैलाना शुरू कर देते हैं और सुनी सुनाई बातों पर यकीन कर लेते हैं, और जिसकी वजह से ना कई लोगों की जिंदगियाँ मुश्किल में आ जाती हैं। और इस आदत की वजह से हमारे ताल्लुकात भी ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि अगर खाने में जहर डालकर उसे घोल दिया जाए तो उसका तो इलाज मुमकिन हो सकता है, लेकिन अगर किसी के कानों में जहर घोल दिया जाए तो इसका इलाज मुमकिन नहीं है। इसलिए हम सबको जनाब ये कोशिश करनी चाहिए कि जो सुनी सुनाई बातें हैं उन पर यकीन ना करें और ना ही उन्हें आगे फैलाने का सबब बने। खुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रहने दें। तो इसी पैगाम के साथ आगे बढ़ते हैं अपनी पहली स्टोरी की तरफ और कुछ बात कर लेते हैं जनाब मुहलिक कोरोना वायरस के हवाले से, जिसने एक मरतबा फिर पाकिस्तान में अपने पंजे गाड़ना शुरू कर दिए और मुहलिक वायरस की एक के बाद दूसरी किस्म सामने आना शुरू हो जाती है। और चौथी लहर के हमले अभी जनाब थमे नहीं थे कि पांचवी लहर आ पहुंची है और कोरोना वायरस की जो नई किस्म है ओमिक्रॉन तेजी के साथ शहरियों को अपनी लपेट में भी ले रही है। और गुज़श्ता 24 घंटों की ही अगर बात की जाए तो लाहौर में 24 घंटों के दौरान 465 केसेस रिपोर्ट हुए, जिसमें ओमिक्रॉन के केसेस जो हैं वो 20 शामिल हैं। और ओमिक्रॉन के केसेस की मजमुई तादाद इस वक्त 306 हो गई है और शहर में मुस्बत केसेस की शरह की अगर बात की जाए तो वो 7.5% तक पहुंच चुकी है। तो कोरोना वायरस की एक के बाद दूसरी लहर की वजूहात क्या हैं, एक लहर का दौरानिया कितना होता है, कोरोना वायरस इतनी तेजी के साथ अपनी शक्ल तब्दील कर रहा है, हमें बचाव के लिए क्या क्या इकदाम उठाने चाहिए, इन सब सवालात पर आज हमने डिस्कशन करनी है, जवाबात लेने हैं। प्रोफेसर डॉक्टर ताहिर याकूब हमारे साथ मौजूद हैं, वायरोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर साहब मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? जी शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब जिससे मैं बात करी थी कि हम एक लहर से अभी निमट रहे होते हैं तो दूसरी लहर जो है वो आ पहुंचती है। अब ओमिक्रॉन आ चुका है, नई लहर कोरोना वायरस की। तो हमें बताइएगा ये पिछली लहरों से या पिछले वेरिएंट से कितना मुख्तलिफ है और कितना खतरनाक है हमारे लिए? थैंक यू वेरी मच। ऐसा है कि ये वायरस जो है कंपैरेटिवली डिफरेंट, जैसे आप बात कर रही थी कि एक वे अभी जो है ख़त्म नहीं होती, दूसरी शुरू हो जाती है। हाँ जी। रीज़न ये है कि ये आरएनए वायरस है। आरएनए वायरसेस में म्यूटेशन रेट कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है। ओके। तो ये कोरोना वायरस में म्यूटेशन रेट एज़ कम्पेयर टू द अदर आरएनए वायरसेस कम है, लेकिन फिर भी क्योंकि ये वायरस इतना ज़्यादा मल्टीप्लाई हो रहा है, रेप्लिकेट हो रहा है अरबों लोगों के अंदर, जिसकी वजह से इसमें चेंजेस आ रही हैं। ठीक तो है। ये वायरस जो है पहले डेल्टा वायरस से कंपैरेटिवली ज़्यादा चेंजेस हैं। डेल्टा के बाद गामा आया था। गामा में कोई 12 जो सरफेस प्रोटीन जो है जिसे हम कहते हैं एस प्रोटीन, उसमें 12 चेंजेस आई थी। लेकिन इस वायरस में जो है अभी तक कोई ओमिक्रॉन की बात करें तो सिर्फ एस प्रोटीन में जो है वो कोई 33-36 चेंजेस आई हैं। ओके। जबकि ओवरऑल इसमें 50 से ज़्यादा चेंजेस आ चुकी हैं, जिसकी वजह से ये वायरस जो है जो कंपैरेटिवली ये समझें कि ये ओरिजिनेट हुआ है अपना साउथ अफ्रीका से नवंबर के अंदर, लेकिन उसकी वजह से फिर ये दुनिया के अंदर स्प्रेड होना शुरू किया। इसकी जो ट्रांसमिसिबिलिटी है, ये ट्रांसमिशन रेट है डेल्टा से भी जो 4-5 टाइम ज़्यादा है। तो डेल्टा का भी रेट पहले जो अपने ओरिजिनल वायरस था अल्फा से कोई 70 टाइम ज़्यादा था, 70% ज़्यादा था, लेकिन ये वायरस जो है उससे भी ज़्यादा है। एग्जैक्टली मतलब कहा जाता है कि अगर एक शख्स को हो जाता है तो वो अपनी पूरी फैमिली को भी इन्फेक्ट कर सकता है इसके थ्रू, कि इसका जो स्प्रेड है वो बहुत ज़्यादा है लेकिन शरह अमवात कम है। लेकिन फिर भी इससे हम लोगों को क्या बचना चाहिए, इसको खतरनाक ही समझना चाहिए? हाँ, ख़तरनाक तो डेफिनेटली वायरस है, ख़तरनाक तो है, लेकिन लकीली इस वायरस की जो अभी तक आया कि ये वायरस जो है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक जो हमारा है, नाक या अपर लोअर लंग्स में इतना नहीं जा रहा, जिसकी वजह से इसका जो स्प्रेड है वो ज़्यादा है। लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन या जिन लोगों को वैक्सीन हुई है उनमें डिजीज़ बड़ी कम है, बड़ा जो सीवियर इतनी नहीं है डिजीज़, ये इसमें एक अच्छी बात है। मेरे ख्याल से जो मैं इसको समझ रहा हूँ एज ए वायरोलॉजी, या लोगों का भी ख्याल है कि मे बी दिस इज़ अल्लाह ने अब डिसाइड कर लिया हुआ है कि एक नेचुरल वैक्सीनेशन करनी है
तो दिस इज़ वन ऑफ द मेथड है नेचुरल। हम सारी दुनिया को तो वैक्सीन नहीं कर सके, लेकिन जितना इसका स्प्रेड रेट है उससे लग रहा है कि अब नेचुरल वैक्सीनेशन हो जाएगी। ठीक है, हाँ जी। हम बात कर रहे हैं जनाब कोरोना वायरस के हवाले से कि कितना खतरनाक है ओमिक्रॉन नई किस्म जो है, और 5वीं किस्म जो है वो इस वक्त तेजी के साथ फैल रही है, और केसेस भी दिन ब दिन जो है इसके बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना वायरस के हवाले से हम बात कर रहे हैं कि जो नया वेरिएंट है ये कितना ख़तरनाक है। जिस तरह डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थे और वो बता रहे थे कि ये इससे भी हमें ख़तरा लाहक है, ये स्प्रेड ज़्यादा होता है लेकिन इसके जो शरह बात है वो कम है, लेकिन फिर भी हम लोगों को जो है अपनी वैक्सीनेशन जो है वो करवानी है। दूसरा, जैसे आपने बताया कि वैक्सीनेशन जिन्होंने लोगों ने करवाई भी है उनमें इतना ज़्यादा ये नहीं ख़तरनाक साबित हो रहा, लेकिन बूस्टर शॉट्स की तरफ अगर हम लोग जाएं तो हमें बताइए कौन से हमें बूस्टर शॉट्स लगवाने की ज़रूरत है? क्या अभी हमें लगवाने की ज़रूरत है बूस्टर शॉट्स? जी डेफिनेटली। जिन लोगों को 6 माह से ज़्यादा वैक्सीन हो गया, टाइम हो गया हुआ है या अभी, उनको तो ज़रूर जो है बूस्टर शॉट लगवाना चाहिए। ठीक है। और पाकिस्तान के अंदर आजकल जो बूस्टर शॉट अवेलेबल है वो फाइजर का अवेलेबल है, विच इज़ अ वेरी गुड वैक्सीन है। और ये मेरे ख्याल थोड़े से पैसे 1200 कुछ रुपए में जो है गवर्नमेंट लगा रही है, तो इसको लगवाना चाहिए, ज़रूर लगवाना। लेकिन सर ये बताइए कि मतलब हमारे नॉर्मल जो हम लोगों ने वैक्सीन ऑलरेडी करवाई हुई है वो क्यों नहीं इसको काबू कर पा रही है? हमें क्यों बूस्टर शॉट्स की तरफ जाना पड़ा? एक्चुअली बात ये है कि अभी तक कोई भी ऐसी वैक्सीन नहीं आई जो 100% इफेक्टिव हो। ठीक है। रीज़न ये है कि बॉडी के अंदर जो चीज़ें वायरस होती हैं वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स में होती हैं। ओके। अगर कहीं भी थोड़ी सी चेंज आ जाती है, जैसे की एंड लॉक, जैसे ट्राई सर्कल का ताला होता है, हाँ। उसको एक ही चाबी खोल सकती है, तो इसमें कहीं भी एक छोटी सी चेंज भी आ जाती है अगर प्रोटीन के अंदर, तो वो जो है एंटीबॉडी इतनी इफेक्टिव नहीं रहती, बिकॉज वायरस के अंदर बार बार चेंजेस आ रही हैं, तो हमारी जो प्रीवियस एंटीबॉडीज़ हैं उसको इतना अच्छी तरह न्यूट्रलाइज नहीं कर रही। लेकिन फिर भी क्योंकि इम्यून सिस्टम की स्कूलिंग हो गई हुई है, अब इम्यून सिस्टम को पता है कि मैंने इस पार्टिकल को कैसे प्रोसेस करना है, तो हर वैक्सीन जो है उसका डेफिनेट फ़ायदा है, ज़रूर लगवानी चाहिए। ये नहीं है कि वो फाइज़र है, बला बला, मॉडर्ना है, कोई भी वैक्सीन जो भी अवेलेबल है वो लगवाएं, ताकि आपके इम्यून सिस्टम की एक दफ़ा स्कूलिंग हो जाए। लेकिन सर बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि बहुत से अभी भी आबादी है जिन्होंने अपनी पहली डोजेज या दूसरी डोजेज भी अभी कंप्लीट नहीं की, जिसकी वजह से ये तेज़ी से फैल रहा है। आपको क्या लगता है ये एक वजह हो सकती है इसकी? ये बहुत बड़ी रीज़न है कि अगर जितनी पॉपुलेशन अनवैक्सीनेटेड रहेगी वो हमेशा ही सोर्स रहेंगे फॉर द वायरस को ग्रो करने के लिए। ठीक है। अगर आपने इस वायरस को कंट्रोल करना है तो इसका हल यही है कि आपको एटलीस्ट 70-80% जो लोग हैं उनमें वैक्सीन होनी चाहिए। अगर ये वैक्सीन नहीं होगी तो ये वायरस अपना साइकिल जो है बरकरार रखेगा। और दूसरा सर एक जो लोग ज़्यादातर जिसमें कंफ्यूजन का शिकार है वो ये है कि अगर हम लोगों ने चाइनीज़ वैक्सीन लगवा ली है दोनों डोजेस, तो क्या उसके बाद हम लोग अमेरिकन या मतलब फाइजर या मॉडर्ना या कोई और वैक्सीन लगवा सकते हैं मिक्स एंड मैच करके? कोई खतरा तो नहीं हो सकता? जी मैं इसको कहता हूँ कॉकटेल वैक्सीन। ओके। कॉकटेल वैक्सीन जो कॉन्सेप्ट जो है बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। हाँ। कि अगर आपने पहले 2 शॉट अगर आपको चाइनीज़ वैक्सीन के लगे हुए हैं, उसके बाद मॉडर्ना या फाइजर का आपने शॉट लगवा लिया है, तो दिस वैक्सीन इज़ अ वेरी गुड स्ट्रेटजी है कि अगर कहीं पहली उसकी प्रोटीन डिफरेंट थी जो चाइनीज़ वैक्सीन की जिसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनी थी, अब मॉडर्ना और जो है फाइजर है उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज डिफरेंट बनेगी, थोड़ी सी उसकी शेप थोड़ी सी डिफरेंट होगी, तो वो ज़्यादा अच्छी बेहतर वैक्सीन है अगर इफ़ यू गो फॉर द कॉकटेल वैक्सीन के लिए जाए। और दूसरा सर ओमिक्रॉन के हवाले से मैं पूछूंगी कि इसकी सिम्टम्स, इसके अलामात के हवाले से मैं बताइए ये कैसे होते हैं? जैसे हमने पहले वेव्स में देखा या डेल्टा में हमने देखा कि हमारी जो है सूंघने की या जो जायके की हमारी जो हिस्स थी वो चली जाती थी, टेस्ट और स्मेल चला जाता था। क्या इसमें भी इस तरह के कोई एलिमेंट्स हैं? जी ऐसा है कि इसके साइन सिम्टम तो ऑलमोस्ट सेम ही हैं, लेकिन जो ज़्यादा कंप्लेंट आ नहीं रही साइन ये कि मेरी स्मेल चली गई है। कुछ लोगों में बड़ा, क्योंकि ये साइलेंटली चल रहा है, कुछ लोगों को पता भी नहीं चल रहा। अभी बहुत सारे केसेस जो है आने शुरू हो गए हैं, लेकिन लोगों को पता भी नहीं चल रहा, समझिए आम जुकाम है जैसे, तो लेकिन जब उसको टेस्ट करके देखते हैं तो वो ओमिक्रॉन निकल रहा है। तो इसलिए ये बड़ा माइल्ड किस्म का वायरस है जिसको मैं कहता हूँ कि मे भी नेचुरल वैक्सीनेशन है। लेकिन फिर भी इसके मतलब कौन से ऐसे सिम्टम्स होने चाहिए जिससे हम लोग अलर्ट हो जाएं
या हम लोग को पता चल जाए कि हम लोग ओमिक्रॉन का शिकार हो चुके हैं? जैसे खांसी है, जैसे टेम्परेचर है, या आपके गले में खराश, क्योंकि ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ज़्यादा है, लोअर में इतना नहीं जाता, तो अगर गले में खराश है, गले में आपको ये टेम्परेचर फील हो रहा है, गला ख़राब हो रहा है, तो ये समझना चाहिए कि मे बी दिस कुड बी द केस होता है, ओमिक्रॉन हो सकता है। अच्छा। या साथ साथ आजकल फ्लू भी चल रहा है, आजकल कंबाइन दोनों। एग्जैक्टली क्योंकि ये मौसम ऐसा चल रहा है जिसमें बच्चे भी बीमार हो रहे हैं, बड़े भी बीमार हो रहे हैं, बुखार, नज़ला, जुकाम जो है ये आम हो चुका है, तो इसमें फिर डिटेक्ट करना आपको नहीं लगता थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा? नहीं, डिटेक्ट करना मतलब जो लैब्स के लिए तो डिफिकल्ट नहीं होता, उनके लोगों के लिए, लेकिन ये है कि ऑन द बेसिस ऑफ साइंस सिम्टम आप नहीं कह सकते होते ना। साइंस तो कंफर्मेटरी केसेस हमेशा लैब डायग्नोसिस के बाद ही होते हैं। ठीक है। आप ऑन द बेसिस ऑफ सिर्फ साइंस सिम्टम पे आप एक जस्ट एक मतलब कर सकते हैं, गेस कर सकते हैं कि ये डिजीज़ हो सकती है, लेकिन ये नहीं, कंफर्म हमेशा लैब ही करेगी उसको। ठीक है, टेस्ट के बाद पता चलेगा कि ये आपका पॉजिटिव है कि नहीं है। दूसरा, अगर सर ओमिक्रॉन का हम शिकार हो जाते हैं तो इसके बाद हमें क्वारंटाइन पीरियड कितना पूरा करने पड़ेगा? जैसे पहले ही कर रहे थे उतना ही? मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई ज़रूरत है ओमिक्रॉन की। अच्छा। ओमिक्रॉन में क्योंकि इसमें जो है WHO भी रिकमेंड कर रही है कि जो है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ओमिक्रॉन हो गया है तो जैसे पहले हम बड़ा सीरियसली उसके कॉन्टैक्ट को ट्रेस करते थे, तो इसमें ज़रूरत, बिकॉज इसका स्प्रेड रेट बहुत ज़्यादा है। अगर फैमिली में एक बंदे को है तो डेफिनेटली बाकी बंदों को भी लगने के चांसेस हैं। इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा वरी, क्योंकि माइल्ड डिजीज़ है तो वरी करने की मेरा ख्याल ज़रूरत नहीं है। लेकिन वही जो 3-4 चीज़ें हैं एहतियात करने की, कि आप अपना मास्क जो है वो यूज़ करें, हैंड हाइजीन जो है उसको रखें, और प्लस जो है सोशल डिस्टेंसिंग जो है, अगर इन 3 चीज़ों पे आप अमल करेंगे तो डेफिनेटली वो ओमिक्रॉन हो कोई और, या इसके बाद भी जो वायरस अभी IHU आ गया है, अगर वो हो तो वो उससे आप बच सकते हैं। मतलब इसकी नई एडवांस किस्म भी आ चुकी है? हाँ, ओमिक्रॉन के से पहले थोड़ा सा वायरस, अभी आपने सुना होगा कि फ्रांस के अंदर कुछ केसेस जो हैं वो आए हैं, 12 केसेस जो है कैमरून से कुछ पे लोग आए थे विजिटर उनके वापस, तो उनके अंदर एक और वायरस आइसोलेट हुआ है जिसे IHU कहते हैं। लेकिन अभी WHO के जो वेरिएंट ऑफ कंसर्न नहीं है, क्योंकि वेरिएंट ऑफ कंसर्न जब हो जाता है तो WHO फिर इसके ग्रीक नाम रखता है। अभी इसका IHU नाम है, जो ऑन द बेसिस ऑफ द जिस इंस्टीट्यूट ने, या वो फ्रांस का इंस्टीट्यूट जिसने इसको आइसोलेट किया है, अभी उसने इसका नाम IHU रखा है। लेकिन अगर ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न हो गया तो फिर WHO इसको ग्रीक नेम देगी, जैसे ओमिक्रॉन है, डेल्टा है, बेटा, ये सारे वो इसी तरह नाम देगी। लेकिन उस वायरस की एक प्रॉब्लम यह है कि इसमें तो अगर मैं कहता हूँ कि जो इसकी S प्रोटीन में 33 चेंजेस है, उसमें 46 चेंजेस आ गए हैं। लेकिन सिर्फ उसमें प्रॉब्लम यह है कि वो वायरस, उसका ट्रांसमिशन रेट नहीं है बिल्कुल, ठीक है, वो बहुत कम ट्रांसमिट, अभी तक शायद वो फ्रांस के अंदर ही है, वहाँ से आगे चला भी नहीं है, या वो हमें जहाँ से वो ओरिजिनेट हुआ था कैमरून से वहीं है, वहाँ से आगे नहीं चला। उसकी एक पॉजिटिव बात ये है। लेकिन क्या लगता है आपको, इसी तरह हमें कितनी ज़्यादा वेव्स देखनी पड़ेंगी, कितनी देर तक हम लोग इसके साथ मुकाबला करते रहेंगे? मैं कल ही एक पेपर देख रहा था मैसाचुसेट्स से, वो शायद अब हमें होप बन गई है, मे बी ये जो समर आ रहा है अगला, या स्प्रिंग आएगा, मे बी वो हमारे लिए कुछ नवीद लेके आए, कुछ खुशखबरी लेके आए। ठीक है, मतलब उसमें हम थोड़ा सा ये उम्मीद जगा सकते हैं कि हम थोड़ा सा शायद इस पर काबू पा लें, लेकिन काबू पाने के लिए आप लोगों को वैक्सीनेशन करवाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप लोगों ने अपनी वैक्सीनेशन नहीं करवाई है तो लगवाइए, और डोजेस जो बूस्टर डोज हैं वो भी अपनी करवाइए। प्रोफेसर डॉक्टर ताहिर याकूब साहब हमारे साथ मौजूद थे, वायरोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप यहाँ पर आए हैं। और जिस तरह हम बात कर रहे थे ओमिक्रॉन के हवाले से जनाब, कि ये इसका जो स्प्रेड रेट है ये बहुत ज़्यादा है, शरह अमवात कम है, लेकिन फिर भी हम लोग को एहतियात करने की ज़रूरत है। तो इसी नोट पर एक छोटी सी ब्रेक हम भी ले रहे हैं, आपने कहीं नहीं जाना, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम
बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात हो जाए बच्चों के ब्रॉटअप के हवाले से, तो बच्चों की ज़हनी और जिस्मानी ग्रोथ के लिए तालीमी सरगर्मियों के साथ साथ खेल कूद भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और ये खेल कूद ज़हनी और जिस्मानी सेहत के साथ साथ उनकी नफ्सियाती सेहत पर भी गहरे असरात मुरतब करते हैं। और ये बात आप लोगों ने भी बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व की होगी कि बच्चा जिस खेल में ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है उसकी झलक उसके बिहेवियर में दिखना शुरू हो जाती है। और अगर बच्चे वीडियो गेम्स खेलते हैं तो उनमें उस तरह की टेंडेंसी पाई जाती है। और जब बच्चे फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट जैसे कोई भी खेल खेलते हैं तो उनके रवैयों में हम लोग स्पोर्ट्समैनशिप की झलक देखना शुरू कर देते हैं। और अगर बच्चे टॉय गन्स के साथ खेलते हैं या पबजी, जो आजकल बहुत ज़्यादा मकबूल खेल है बच्चों के अंदर, अगर वो ये गेम्स खेलते हुए नजर आते हैं तो उनमें तशद्दुद पसंदी का एलिमेंट बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो वालिदैन की भी ये जिम्मेदारी होती है कि बच्चों पर नज़र रखें कि उनके बच्चे किस किस्म के खेल में दिलचस्पी ले रहे हैं। और ख़ास तौर पर बच्चों के लिए टॉयज़ खरीदते वक्त भी इन बातों को मलहूज़े खातिर रखना चाहिए कि जनाब ये टॉयज़ बच्चों की ज़हनी, जिस्मानी और नफ्सियाती सेहत पर क्या असरात मुरतब करेंगे, बच्चों को किस किस्म के खिलौने लेकर देने चाहिए और उनका इस्तेमाल कब और कैसे किया जाना चाहिए। इस टॉपिक पर आज हमने बात करनी है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं रिदा खालिद, हैं चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं। रिदा, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच, अल्लाह का शुक्र। आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। रिदा, जैसे हम बात कर रहे थे कि खिलौने बच्चों की वक्त गुजारी के सबसे अहम एक हिस्सा होता है, तो हमें बताइएगा उन्हें खिलौने लेकर जब हम दे रहे होते हैं तो हमें किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए कि उनकी जो क्रिएटिविटी है या फिर जो उनकी जहनी सलाहियतें हैं उनको कितनी मदद उनसे मिलेगी, उनको किस तरह बैलेंस लेकर चलेंगे। देखिए, मैं समझती हूँ कि किसी भी बच्चे को जब हम खिलौने लेकर देते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम, वो उसका फर्स्ट इंट्रोडक्शन होता है टू द सोसाइटल ऑब्जेक्ट्स, कि हम उसको सोसाइटी से इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं थ्रू टॉयज़। तो वो उसका एक बहुत गहरा इम्पैक्ट पड़ता है उनकी मेंटल हेल्थ पे। हमें उस तरह के टॉयज़, अब तो बहुत सारे एजुकेशनल टॉयज़ आ गए हुए हैं, तो हमें उस तरह के टॉयज़ लेकर देने चाहिए जो उनकी मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट करें, पॉजिटिव एनर्जी लेकर आएँ, उनके लिए क्रिएटिव हों, कुछ लर्निंग एक्सपीरियंस उनका हो, क्योंकि अब तो एज रिलेटेड एजुकेशनल टॉयज़ अवेलेबल हैं बहुत इजीली मार्केट्स में, तो उनसे उनकी अपब्रिंगिंग हो। आई वांट टू कोट हियर, एक लॉन्गिट्यूडनल स्टडी कंडक्ट हुई थी चाइना में कुछ साल पहले। तो उन्होंने स्टडी ये की कि उन्होंने 10 to 12 बच्चे लिए जो 1 ईयर के थे। ठीक है। उनकी फर्स्ट बर्थडे पे ना उन्होंने उनको एक टॉय रूम में रख दिया। ठीक है। और उन्होंने डिफरेंट प्रोफेशन रिलेटेड टॉयज रखे, जैसे स्टेथोस्कोप फॉर डॉक्टर्स या इस तरह से डिफरेंट प्रोफेशन रिलेटेड। तो उन्होंने एक लॉन्गिट्यूडनल स्टडी कंडक्ट की कि, और उसका रिजल्ट ये आया कि 75% ऑफ द चिल्ड्रन जब वो बड़े हुए तो उन्होंने वो प्रोफेशन चूज किया जो टॉयज उन्होंने फर्स्ट बर्थडे पे ऑप्ट किए थे, क्योंकि ये एक इंट्रिंसिक इंटरेस्ट था उनका एक इंटरनल एक मोटिवेशन होती है, एक इंटरेस्ट होता है, नेचुरली रुझान होता है किसी चीज़ की तरफ। तो ये वो चीज़ उनकी डिपिक्ट करती थी कि उनकी पर्सनैलिटी में वो नेचुरली कुदरती तौर पे वो चीज़ थी, और उन्होंने वही प्रोफेशन चूज किया जब वो बड़े हुए। मतलब उनको इस तरह के टॉयज लेकर देने चाहिए जिसकी बिना पर उनकी जो क्रिएटिविटी है या इस तरह की जो उनकी सलाहियतें हैं वो निखर कर सामने आए। पर्सनल ग्रोथ हो, एग्रेशन बिल्ड ना हो, हाइपर एक्टिविटी, इनअटेंशन का इशू ना हो, ये चीजें उनके लिए बहुत जरूरी होती हैं। और जैसे रिदा, आजकल लीगोस भी मिलते हैं, देन ब्लॉक्स भी हैं मार्केट में बच्चों के हवाले से, और इस तरह की बहुत सी चीजें हैं जिनको बच्चे खुद से ही तख्लीक कर सकते हैं, अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं उनके थ्रू। और जो बच्चे गाड़ियां और जो बच्चे डॉल्स के साथ जो बच्चियां खेलती हैं, क्या उनको इस तरफ मतवज्जो करना चाहिए ताकि उनकी जो स्किल्स हैं या उनकी जो क्रिएटिविटी सेंस है वो डेवलप हो सके? मैं समझती हूँ कि ऑफ कोर्स ये लीगोज, ये एजुकेशनल टॉयज, ब्लॉक्स, पजल्स, बहुत सारी मेजेस, बहुत सारी चीज़ें हैं, हम वो भी इंट्रोड्यूस करें। लेकिन अगर बच्चे का पर्सनल इंटरेस्ट कार्स वगैरह पे है, डॉल्स में है, तो हम उसको भी फैसिलिटेट करें, हम उसको इस तरह से निगेट नहीं करें। हम एक टाइम पीरियड सेट कर लें कि ओके चलो हम अगर टॉयज हैं, गन्स हैं, अगर तलवारें हैं, जैसे इस तरह के डिफरेंट टॉयज हैं, हम उनका कंस्ट्रक्टिव यूज भी तो बच्चों को बता सकते हैं ना। देखें, एक फौजी है और एक अगर टेररिस्ट बनता है, अल्लाह ना करे, तो दोनों में गन का इस्तेमाल तो है, एक कंस्ट्रक्टिवली कर रहा है और एक डिस्ट्रक्टिवली कर रहा है। तो आई गेस पेरेंट्स को ये डिफरेंस बच्चों को बताना चाहिए कि हाउ टू यूटिलाइज the objects, the toys constructively rather than
गो फॉर अ डिस्ट्रक्टिव वे। एक हेल्दी वे में सब कुछ यूज़ करें बच्चे, एक हेल्दी वे में अपनी एक्टिविटीज़ के साथ टाइम स्पेंड करें, तो आई गेस वो पॉजिटिव ही चेंज लेकर आता है। लेकिन कौन से आपको ऐसे लगता है कि ऐसे खेल हैं जो बच्चे खेलते हैं, या फिर ऐसे कौन से वक्त गुजारी के तरीके हैं जिनकी वजह से बच्चे जो है वो कुन ज़हन होते जा रहे हैं? अनफॉर्चुनेटली अब आजकल जितना मैं देखती हूँ, जितने बच्चों में स्पीच डिलेज, हाइपर एक्टिविटी के एलिमेंट्स, इन अटेंशन के इश्यूज डेवलप हो रहे हैं, वो एक्सेसिव यूज़ ऑफ स्टैटिक मीडियम हो रहे हैं। ओके। मोबाइल टैब्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा, वीडियो गेम्स जैसे आपने कहा पबजी, एक्सबॉक्स, इनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। और ये इटसेल्फ इम्पल्सिव बिहेवियर बच्चों में प्रोड्यूस करते हैं, हाइपर एक्टिविटी प्रोड्यूस करते हैं, इन अटेंशन के इश्यूज आते हैं। तो इस द एक्सेसिव यूज़ ऑफ स्टैटिक मीडियम ये करता है कि जो उनके डिज़ायरेबल चीज़ें होती हैं, जो हेल्दी एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे पढ़ाई है, कुरान पाक की पढ़ाई है, ठीक है, वो सब कुछ है, उसमें उनका इंटरेस्ट लूज़ होना शुरू हो जाता है, क्योंकि दे आर ऑलवेज थिंकिंग अबाउट गेम्स, दे आर ऑलवेज। और अक्सर मैंने बड़े सारे ऐसे केसेस देखे हैं कि जो एक फैंटेसी में चले जाते हैं और एक इन्फेचुएशन वाली वो स्टेट ऑफ माइंड हमेशा माइंड में कि जी मैं एक्सबॉक्स का कोई बहुत ही हीरो हूँ और मैं सबको फाइट कर रहा हूँ, एग्जैक्टली वो चीज़ इमिटेट करते हैं। क्योंकि नई नई जो पबजी भी आई थी तो बच्चे उसको बहुत ज्यादा फैंटेसाइज करना शुरू हो गए थे उस चीज को, कि हम लोग भी शायद उसी गेम में खेल रहे हैं, और रियल में भी वो उस तरह करना शुरू हो गए थे। और इस तरह से बच्चों में बड़ा एग्रेशन भी और साइकोलॉजिकल इश्यूज, बिहेवियर इश्यूज बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहे हैं। और नॉर्मली जो छोटे बच्चे हैं, जैसे हम 1 से 2 साल की एज के बच्चों की बात करें, जिनमें स्पीच इश्यूज आ रहे हैं, जिनमें ऑटिज्म के फैक्टर्स आ रहे हैं, उसमें एक्सेसिव यूज़ ऑफ स्टैटिक मीडियम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। कि अक्सर आप देखें आजकल क्योंकि हर दोनों पेरेंट्स वर्किंग होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, तो वो ज़्यादा बच्चों को जो है, अगर वो घर आते हैं और बच्चे अटेंशन मांग रहे होते हैं और दे आर बिजी इन देयर ओन लाइफ, क्या हमने किचन में करना है, हमें उनको फ़ोन दे देते हैं, टैब दे देते हैं। तो वो क्या होता है कि वो एक तो वो वन ऑन वन इंटरेक्शन पेरेंट्स की बच्चों के साथ जो बॉन्डिंग होनी चाहिए हेल्दी, वो नहीं होती। हाँ। और सेकेंडली एग्रेशन बिल्ड होता है, हाइपर एक्टिविटी बिल्ड होती है, इम्पल्सिव बिहेवियर बिल्ड हो जाता है, बिहेवियर इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं, वही बात नहीं सुननी, बात नहीं मानता, फिर वो वाली सारी बातें आ जाती हैं। लेकिन उनको ये हमें बताएं कि बैलेंस्ड लेकर किस तरह चलना है, कि अगर वो खेल रहे हैं तो ठीक है, खेलें भी, खेल को भी उतना टाइम दें, लेकिन उनकी जो पढ़ाई है वो इफेक्ट नहीं होनी चाहिए। क्योंकि बहुत से बच्चे हैं वो सुबह से खेलना शुरू करते हैं, रात हो जाती है, वो खेलते ही रहते हैं, और आसपास के जो लोग हैं उनको भी इतना फर्क नहीं पड़ रहा होता और वो खेलने दे रहे होते हैं, अपने कामों में मगन होते हैं। तो ये जो बैलेंस्ड चलना है लेकर, ये कब होना चाहिए और किस तरह होना चाहिए? मैं समझती हूँ कि आजकल जैसे आप कह रही हैं, ये तो शायद वीकेंड्स पे होता होगा, लेकिन आजकल हमने बच्चों की रूटीन इस कदर टफ कर दी हुई है कि उनके पास टाइम ही नहीं होता, स्कूल्स एंड ट्यूशन सब आ जाते हैं। लेकिन इस सब में भी डेली बेसिस पे 1 से 1.5 घंटा उनका कंस्ट्रक्टिव प्ले होना चाहिए, ताकि वो वेंट आउट कर सके, उनका बोर्डम का शिकार ना, क्योंकि मोनोटनी तो किसी को भी नहीं पसंद। पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, स्कूल से आकर खाना खाया और फिर पढ़ाई करना शुरू हो गया, होमवर्क करना शुरू हो गया, कार्य सब आ गए, फिर सो जाओ, चलो रात हो गई। मोनोटनी तो किसी को भी पसंद नहीं है। तो अगर लेट्स से इफ आई एम सेइंग कि 1.5 आवर डेली बेसिस पे बच्चों को या 1 आवर आप उनको खिलाएं, तो हम अगर आप 1 गो में पूरा 1 से 1.5 घंटा नहीं दे सकते, तो हम टाइम चंकिंग यूज़ कर लें, चंक्स में टाइम को डिवाइड कर दें। ठीक है, जैसे स्कूल से आए तो फ़ौरन से होमवर्क के लिए ना बैठे, 30 मिनट्स आप अपनी कोई हेल्दी एक्टिविटी प्ले कर लो, ठीक है, उसके बाद चलो होमवर्क कर लिया, फिर 30 मिनट्स का ब्रेक ले लो, उसमें अपनी कोई हेल्दी एक्टिविटी कर लो, और फिर उसके बाद जैसे कारी साहब हैं, और उसके बाद फिर आपने अगर कोई प्रोग्राम देखना है, कोई कार्टून्स अपने फेवरेट देखनी है, या लेट्स से अगर कोई वीडियो गेम ही खेलनी है, तो आप उस 15-20 मिनट बिफोर गोइंग टू स्लीप आप वो कर लो। इससे ये होगा कि बच्चों का अटेंशन स्पैन टुवर्ड्स स्टडी वो भी इम्प्रूव होगा, और उनका जो एक मोनोटनी होती है ना, एक बोर्डम हो जाता है, उकताहट का शिकार, एक ही स्केड्यूल है, एक ही रूटीन है, स्पैन टुवर्ड्स स्टडी, और वो चीज़ भी बहाल होती है। और फिर वीकेंड्स पे जैसे मुझे याद है हमें पूरा संडे ऑफ मिलता था कि सैटरडे को तक सारा होमवर्क सब कुछ कर लो, टेस्ट प्रिपेयर कर लो, तो संडे ऑफ, उसमें गिव देम फ्रीडम टू डू व्हाटएवर दे वांट। लेकिन फिजिकल एक्टिविटीज़ के मैं ज़्यादा फेवर में हूँ कि फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ बच्चे ज़्यादा करें, वो हेल्दी वे है टू यूटिलाइज योर एनर्जी रादर देन बिल्डिंग एनर्जी थ्रू वीडियो गेम्स। बट हैविंग सेड दैट, अगर उनको बहुत इंटरेस्ट है वीडियो गेम्स वगैरह का, तो 30 to 40 मिनट्स
इन अ डे वीकेंड्स पे इज इनफ। इनफ है, लेकिन मुझे रिदा ये बताइए कि हम कहते हैं कि जिस चीज़ में बच्चे का इंटरेस्ट होता है ना, वही उसकी पर्सनालिटी में रिफ्लेक्ट करना शुरू हो जाता है। और जैसा होता भी, जैसे हम पबजी के हवाले से बात कर रहे थे कि वो जब खेलते थे तो उनकी पर्सनालिटी भी वैसे ही डेवलप होना शुरू हो गई थी। तो हमें बताइए, जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं तो उनमें किस तरह के फिर कह लें कि मेंटल डिसऑर्डर्स पैदा होना शुरू हो जाते हैं, कितने चांसेस होते हैं फिर कि वो उस तरह की जो है हरकतों सकनात में उसका शिकार हो सकते हैं? देखिए, एक डिसऑर्डर है जिसे बोलते हैं कंडक्ट डिसऑर्डर। ओके, ठीक है, उसमें यही वायलेंस एटीट्यूड होता है, बच्चों का एग्रेशन होता है, स्टीलिंग, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो डिफरेंट हम वीडियो गेम से डिफरेंट चीज़ों से बच्चे एक्वायर कर रहे हैं आजकल। झूठ बोलना पेरेंट्स के साथ, मिसबिहेव करना, ये 15 ईयर्स की एज तक होता है। और अगर 15 ईयर्स के बाद ये चीज़ प्रोलॉन्ग करे ड्यू टू द एक्सपोजर ऑफ वीडियो गेम्स, फिर उसके बाद बैड कंपनी में का शिकार अगर बच्चे हो जाएं, तो उसके बाद एंटी सोशल बिहेवियर्स आ जाते हैं, डिफरेंट साइकोलॉजिकल इश्यूज आ जाते हैं, इन मैनी केसेस एंजाइटी रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं, डिप्रेशन आ सकता है, ठीक है, डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर हो सकता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। एक पर्सनालिटी का ट्रेट बन जाता है। और जब कोई भी चीज़ एग्रेशन हो, वायलेंस हो, इनअटेंशन हो, आपकी पर्सनालिटी का पार्ट बन जाता है ना, तो उसको ऑल्टर करना जैसे जैसे मैच्योरिटी आती है थोड़ा डिफरेंट होना शुरू हो जाता है। तो अगर बच्चों में ये मतलब कह लें कि वायलेंस का अगर एलिमेंट आना शुरू हो जाए इन चीज़ों की वजह से, तो फिर पेरेंट्स को क्या करना चाहिए फौरी तौर पर? क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए फिर उन्हें? सबसे पहले साइकोलॉजिकल हेल्प लेनी चाहिए। ठीक है, अगर एक बच्चा डेली बेसिस पे 12 आवर्स 13 आवर्स एडिक्टेड है, ये एडिक्शन है, एडिक्टेड टू पबजी, टू वीडियो गेम्स है, और आप एकदम से उसका टेपर ऑफ कर देंगे तो वो ज़्यादा एग्रेशन होगा, वो ज़्यादा वायलेंट होगा और वो ज़्यादा नाफरमान होगा। इसलिए बेहतर होता है कि थ्रू साइकोलॉजिकल हेल्प, थ्रू सेशंस, थ्रू डिफरेंट स्ट्रेटजीज आप उसके डिज़ायरेबल बिहेवियर्स को स्ट्रेंथन करें और अनडिज़ायरेबल को आहिस्ता आहिस्ता मतलब उसको रीइंफोर्स करना छोड़ें। क्योंकि अक्सर बच्चे इस तरह के बड़े मैनिपुलेटिव भी हो जाते हैं ना, कि अच्छा चलें ठीक है अब नहीं करूँगा, अब कर दें, अब मान लें, अब ये हो जाएगा, है ना, तो वो मैनिपुलेशन में पेरेंट्स अक्सर आ जाते हैं। तो इसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको कहते हैं कॉन्टिजेंसी कॉन्ट्रैक्ट। एक कॉन्ट्रैक्ट सेट हो जाता है विद द थेरेपिस्ट एंड द चाइल्ड एंड पेरेंट्स, जिसमें वो बच्चों को बता देते हैं कि सारे डूज ये होंगे और डोंट्स ये होंगे, और तुम ये करोगे, हमारी मानोगे तो यू विल बी रीइंफोर्स्ड बाय दिस थिंग। अगर ये चीज प्रॉपर तरीके से, मतलब एक पूरा प्रोसेस होता है ना, बच्चे को किस तरह लेकर चलना है, सिर्फ आप फोर्सफुली तो नहीं हर चीज उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। रिदा खालिद, कंसल्टेंट चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। रिदा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप यहाँ पर आए हैं। और जिस तरह बात करते हैं कि जनाब खिलौनों के हवाले से कि बच्चों को किस तरह के खिलौने लेकर देने चाहिए ताकि उनका जो इंटरेस्ट है वो डेवलप हो, लेकिन उसके साथ साथ जो वायलेंस है या जो इस तरह के तशद्दुद पसंद चीज़ें और एलिमेंट्स जो उनके हम पर्सनैलिटी में रिफ्लेक्ट करना शुरू हो जाते हैं, उसके हवाले से भी हम लोगों ने बहुत ख्याल रखना है कि किस तरह के खिलौने उनको लेकर देने हैं। और जनाब यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, मुझे मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब ये हमारा सेगमेंट है लाहौर की दुनिया, जिसमें हमने लाहौर और लाहौरियों के मसाइल डिस्कस करने हैं जो कम होने की बजाय बढ़ते जा रहे हैं। और दुनिया भर में शहरियों की बुनियादी मसाइल हल करने के लिए बल्दियाती इदारे बनाए जाते हैं जो शहरियों के बुनियादी मसाइल जल्द अज जल्द हल और उनकी दहलीज पर हल करते हैं। लेकिन पाकिस्तान में जो बल्दियाती इदारे हैं कभी इतने मजबूत नहीं हो सके और पंजाब के बल्दियाती इदारों को 2019 में तख्लील कर दिया गया और जिसके बाद अदालती अहकामात के बाद कुछ अरसे के लिए बहाल किए गए। लेकिन 1 जनवरी 2022 से बल्दियाती इदारों की बजाय ब्यूरोक्रेसी राज नाफिज किया गया है। लाहौर के मेयर की जगह इख्तियारात डीसी लाहौर को तफवीज कर दिए गए हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर अब इन मामलात के इंचार्ज होंगे। और डेफिनेटली उनको बहुत सारे चैलेंजेस का सामना भी होगा। लाहौर में पार्किंग का जो मसला है वो बहुत ज्यादा इस वक्त संगीन हो चुका है। अब एडमिनिस्ट्रेटर लाहौर की जानिब से पार्किंग कंपनी को बंद करने की सिफारिश की गई है और उसके साथ साथ कोरोना का फैलाव भी है, लाहौर की सफाई सुथराई की सूरत हाल भी है, महंगाई का जिन जो बेकाबू हो चुका है और दूसरी तरफ शहरियों की वैक्सीनेशन
ये सारे मामलात हैं जिनका सामना एडमिनिस्ट्रेटर लाहौर को करना होगा। तो इन मसाइल को हल करने के लिए क्या लायामल अपनाया गया है और ये मसाइल कब तक हल हो सकते हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एडमिनिस्ट्रेटर लाहौर हैं उमर शेर चट्टा साहब हैं, जो डीसी लाहौर भी हैं, और उनके साथ मौजूद है नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ इमरान मलिक। इमरान, मैं आपको भी खुश आमदीद कहती हूँ, सर आपको भी खुश आमदीद कहती हूँ। आपने महंगाई का बीपर सुना हमारा, और महंगाई की सूरत हाल के वाले से हम जिस तरह बात कर रहे थे कि जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स होते हैं उनको उनकी तैनाती भी बढ़ा दी गई है, उनकी तादाद बढ़ा दी गई, लेकिन हमें प्राइस कंट्रोल होते हुए कहीं भी नजर नहीं आ रही। उनके बरक्स ही जो है उनकी कीमतें चल रही हैं। तो हमें इस हवाले से बताइएगा, जो महंगाई का इशू है ये क्यों नहीं हल हो पा रहा? देखें, जो रिटेल साइड पे ग्रॉसरी आइटम्स हैं उसमें एक इस्तेहकाम है। आप दालों के, चीनी के, घी के बाकी रेट्स देखें तो हमने उस पर काफ़ी मेहनत की, बल्कि हम चीनी को 150 रुपये से वापस 90 रुपये पे और अभी भी 90 to 95 पे वो मुयस्सर है। इसी तरह सप्लाई साइड चिकन की, ब्रॉयलर की, वो बेहतर हुई, उसमें कमी देखी जा रही है। जो हमारी वेजिटेबल साइड है, आप पिछले 4-5 दिन गुज़श्ता हफ्ता बारिशों का मौसम था, धुंध सख्त थी और उस वजह से सप्लाई थोड़ी कम होती है। दैन इवन उसकी रेंज 35 रुपये से 50 रुपये के दरमियान है। जो एसेंशियल चीज़ें हैं जिस पे महंगाई गवर्नमेंट नापती है, वो आलू, प्याज, टमाटर, वो तीनों सब्जियां आपकी 35 रुपये से 50 रुपये के दरमियान है। और लाहौर जैसे बड़े शहर जिसमें तकरीबन 1.25 करोड़ आबादी के शहर में उस सप्लाई को हमारी मंडियां जो हैं वो बिल्कुल मॉनिटर कर रही हैं। और ऐसा है कि हमें बड़ी सख्ती से प्राइस कंट्रोल पे अमल करना आता है और हम तमाम स्टोर्स पे, तमाम मेगा स्टोर्स पे, तमाम जगहों पे आप देखें कि हाई एंड, लो एंड उन्होंने डीसी काउंटर बनाए हुए हैं और सैकड़ों की तादाद में विजिबल प्लेसेस पे वो ये बताते हैं कि ये हमने मियारी चीज़ें सस्ते दामों गवर्नमेंट के नरखनामे के मुताबिक सेल कर रहे हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में आपकी बात ठीक है कि शिकायत बहुत ज़्यादा आती है, क्योंकि उसमें जो फ्रूट वेंडर है, जो हॉकर है, जो सब्ज़ी फ़रोश है, वो गरीब आदमी जो अपनी गुर्बत के पीछे वो रेडी लगाता है, उस पर हम उतनी सख्ती से अगर अमल दरामद करें तो हमें उसके भी वेलबींग का ख्याल रखना पड़ता है कि कहीं हमारी ज़्यादा सख्ती से किसी का बहुत ज़्यादा नुकसान ना हो जाए। तो बाज़-औक़ात उस में शिकायत में इजाफा होता है, मगर साथ साथ हमारे लोग सख्ती से उसे निफाज कराने के लिए पूरी कोशिश करते हैं। किस तरह मॉनिटर किया जाता है इंतजामिया की तरफ से कि जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं वो मार्केट में जाके अपनी जो ड्यूटी है वो सर अंजाम दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? देखें, उसमें हमारी अभी जितनी उनकी परफॉर्मेंस है वो प्राइस एप्लीकेशन के ज़रिए है। वो फिज़िकली जाते हैं, उनके मोबाइल में एप्लीकेशन है और वो काम करते हैं। फिर फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के थर्ड पार्टी मॉनिटर्स हैं जिन्होंने मार्केट्स लेबल की हुई हैं कि शादारा में प्राइस इन्फोर्स हुई, अनारकली में हुई, हमारे इचरा में हुई, टाउनशिप में हुई, मॉडल टाउन में, कैंट में, सदर बाज़ार में। तो क्रिटिकल मार्केट्स का वो सर्वे करते हैं जो कि उनकी परफॉर्मेंस का कंपैरिजन हमारे सामने आफ्टर एवरी 7 डेज आता है। जी ठीक है। दूसरा सर, जिस तरह अभी मैं इंट्रो में अपने बता रही थी कि आपके कांधों पे बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, तो बतौर एडमिनिस्ट्रेटर लाहौर मुझे बताइएगा, आपके सामने बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस भी हैं। सबसे बड़ा चैलेंज आपको कौन सा लगता है जिस पे अभी आप फोकस्ड हैं कि इस पे मैंने काम करना है? बिल्कुल जी, चैलेंज है लाहौर को साफ़ सुथरा रखना, तमाम स्ट्रीट लाइट्स ऑन रखना, हमारी म्यूनसिपल सर्विसेज में सीवरेज सैनिटेशन के जो मसाइल हैं उनको हल करना। और हम लाहौर प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ, लाहौर की सिविल सोसाइटी के साथ मिल के जो वसाइल हैं उनका बेस्ट यूटिलाइजेशन की कोशिश कर रहे हैं। हमने स्ट्रीट लाइट्स का सर्वे कराया है, अपनी स्ट्रीट लाइट वैन्स को हम रिपेयर करके नई खरीद के इंशाल्लाह लाहौर को रोशनियों का शहर है और जो इसमें कमी है उसको कवर अप करने के लिए अपनी पूरी एनर्जी यूज़ करेंगे। और दूसरा सर, दूसरी तरफ जो मसला है वो सफाई सुथराई के हवाले से अभी आज कल तो बहुत ज़्यादा सफाई हमें नज़र आ रही है। शहर लाहौर जो है अच्छा खासा चमक रहा है, मैं कहूँगी, लेकिन फिर हम देखते हैं कि कुछ अरसा बाद ही कूड़े करकट के जो ढेर हमें नज़र आना शुरू हो जाते हैं। तो जो LWMC की कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस क्यों नहीं हमें दिखाई देती कि कुछ अरसा तक वो सही काम कर रहे होते हैं, परफॉर्मेंस अच्छी दिखा रहे होते हैं, साफ़ सुथराई का ख्याल रखा जाता है, कुछ देर बाद ही वो चीज़ें ख़राब होना शुरू हो जाती हैं? देखें, 2021 के साल में LWMC की बहुत कैपेसिटी बढ़ाई गई है। तकरीबन 400 गाड़ियाँ का एक स्क्वाड, एक फ्लीट में इजाफा किया गया है।
तकरीबन 200 से ज़ायद गाड़ियाँ जनवरी एंड तक मज़ीद ऐड हो जाएंगी। ह्यूमन रिसोर्स रिक्रूट किया गया है, ड्राइवर्स, तमाम मैनुअल वर्कर्स, वो सब मिल के काम कर रहे हैं। 1139 जो हेल्पलाइन है वो बड़ी अच्छे तरीके से एक्टिवेट है, उसकी कंप्लेंट रिड्रेसल का बड़ा अच्छा सिस्टम है। इवन सोशल मीडिया पे LWMC के पेज पे, ट्विटर पे कोई शिकायत करता है तो वो फौरी तौर पे उसका रिड्रेसल है, और अदरवाइज़ बगैर शिकायत के अपने कंट्रोल्ड एरिया में वो बड़ी मेहनत कर रहे हैं, और सिचुएशन काफ़ी बेहतर हुई है। और हम जिस तरह बैनुल-अक़वामी हमारे वो इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्टर्स थे, हम उस मेयार पर पहुंच गए हैं अब कि हम शहर को उसी तरह साफ़ रखें। मगर जब आप ख़ुद से ये करते हैं, कभी कभी क्राइसिस सिचुएशन आ जाती है। हमारी क्रिश्चियन फोर्स है वो क्रिसमस में कभी एंगेज हो जाती है, कभी संडेज़ को प्रॉब्लम आते हैं, कभी शहरी पार्क्स में पब्लिक प्लेसेस पे इवेंट्स पे गैर ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करते हैं, और उसकी हमें प्रेजेंटेशन मिलती है कि वो बहुत ज़्यादा लिटरिंग सड़कों पे, ग्रीन बेल्ट्स पे, पब्लिक प्लेसेस में, पार्क्स में, हॉस्पिटल्स के बाद वो जो चीज़ नज़र आती है, तो आप देखें कि गुज़श्ता 6 माह में तकरीबन 500 से ज़ायद एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में अवेयरनेस कैंप्स किए गए, कैंपेन्स की गई, लोगों को आगाह किया गया। तो ये जो इतनी ज़्यादा आबादी है, इसने LWMC के साथ, MCL के साथ तावन करके चलना है। अब हमारे पास पूरी कैपेसिटी है और हम भरपूर तरीके से शहर को साफ़ रखे हुए हैं और इसे मज़ीद बेहतर बनाएंगे। इमरान, आप क्या कहेंगे? मतलब सर तो कह रहे हैं कि सिचुएशन अंडर कंट्रोल है सफाई सुथराई के हवाले से, और जैसे मैं अभी बताई थी कि कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस हमें दिखाई नहीं देती है। LWMC के हवाले से बात करें, एक दफ़ा तो वो अपनी अच्छी कारकर्दगी दिखाते हैं, पूरा शहर साफ कर देते हैं, लेकिन एक ही दफ़ा फिर कूड़े के ढेर नज़र आना शुरू हो जाते हैं। देखिए मुनीबा, ये डे बाय डे फिर तो ये लगातार जो आप कह रही हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पर, मेरा ख्याल है कि इसमें मैंने देखा है कि पिछले कोई 7-8 माह में जब से CEO LWMC राफिया हैदर आई हैं, इनको बुनियादी तौर पर जो सबसे बड़ी सपोर्ट होती है वो गवर्नमेंट की होती है। देखिए सेक्रेटरी बल्दियात उनकी सपोर्ट कर रहे हैं, कमिश्नर लाहौर डिवीज़न दिन रात मीटिंग्स कर रहे हैं, DC लाहौर दिन रात सड़कों पे उनके साथ नज़र आते हैं। तो इसका मतलब है कि ये लोग जो हैं एक बाकायदा तौर पर शहर को साफ़ रखना चाहते हैं। और अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अभी की सूरत हाल ये है कि आपके जो शहर के इस वक्त कूड़ेदान है वो कम अज़ कम आपको ना नए नज़र आते हैं और खाली भी नज़र आते हैं। मगर मैं इससे आगे जाना चाह रहा हूँ। अच्छा। देखें, अब 8 माह में जितना भी इसका आगे लेकर जाना था, इसको पाँव पे खड़ा करना था, तो बहुत हो चुका। हमें अपना लैंडफिल साइट्स की तरफ जाना चाहिए। Exactly, जो हाँ। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है शहर का। अब इन्होंने साउथ की तरफ एक लैंडफिल साइट को देखा तो है जो 1000 कनाल पर है, उसकी अप्रूवल भी आ गई है, उसकी समरी भी भिजवा दी गई है। मगर मकसद ये कहने का है कि हमें जब तक शहर को बचाना है, इसमें जितने भी टेम्परेरी इनकी साइट्स होंगी वो ख़त्म होंगी। शहर में माहौलियात, यानी कि आप रोज़ एक बिपर हम सुबह दोपहर शाम दे रहे होते हैं कि हमारे शहर का जो है जो इंडेक्स है वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर चला गया है। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को पकड़ना होगा, अपनी सरकारी गाड़ियों को चेक करना होगा, हमें मूव चलानी होगी, ताकि ये एक इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि जिसमें हम अपने शहरियों को फ्रेंडली माहौल देने में नाकाम दिखाई दे रहे हैं, पूरी तरह नाकाम दिखाई दे रहे हैं। ये अफसर भी आपको कहेंगे, तमाम लोग कहेंगे 450, 550, 600 तक इंडेक्स। लाहौर शहर का 50 से ज़ायद हो तो बीमारियाँ फैलनी शुरू हो जाती हैं। मकसद ये है कि जब तक ये कूड़ा डंपिंग साइट्स जो हैं ये इनको सेट नहीं किया जाएगा और इसको जियो मेम्ब्रेन, इनकी बाकायदा साइंटिफिक पैनल के साथ चलना चाहिए। जो हमने लकुडे लैंडफिल साइट का हाल किया है, कोई खुदा का वास्ता है कि अभी कोई नई साइट बनाएंगे तो उसमें कोई इतनी हर्डल्स ना आए कि जिस तरह लकुडे लैंडफिल साइट जो है वो महमूद बूटी की तरह बन गई है। महमूद बूटी में हमें पौधे लगाने पड़ गए। तालिब इल्मों को UET के तालिब इल्म आए, वहाँ पे उन्होंने पौधे लगाए, नबाताती पौधे लगाए, ताकि उनके भी कोई असरात ज़्यादा ना हो। मगर इसी तरह लकुडे लैंडफिल साइट हज़ारों कनाल पर है, तो उसका भी ये इन सर से पूछते हैं कि एक तो मुझे लैंडफिल साइट्स के वाले से बता दें कि उसकी मंजूरी दे दी गई नहीं बनाने की। दूसरा सर, आलूदगी की जो एक वजह है वो ये भी है, तजावुजात बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। इस्लामपुरा जो इलाका है उसमें भी आप देखें तो वहाँ पर तजावुजात की भरमार है जो आलूदगी का सबब भी बन रहे हैं। तो इस हवाले से क्या आप लोग इकदाम उठा रहे हैं? हम हर टाउन्स के, लाहौर के 9 टाउन 9 जोन्स हैं और उसमें हमने मार्केट्स को आइडेंटिफाई किया है। उनको हम मॉडल मार्केट्स बनाने के लिए कोशिश करेंगे पूरी, और उसमें
इंफ्रास्ट्रक्चर ऐड करेंगे, उसमें तजावज़ात को हटाएंगे, उधर पार्किंग की प्रोविजंस इंक्रीज़ करेंगे और उधर के जो सारिफ हैं उनकी सहूलत के लिए और लाहौर के रेजिडेंट्स के लिए हम हर टाउन में 2-2 से 3-3 मार्केट्स हैं, फ्रॉम शदारा टिल इकबाल टाउन एंड फ्रॉम अजीज़ भट्टी टाउन टिल समाबाद टाउन, तमाम टाउन्स की हम 2 से 3 मार्केट्स को अपग्रेड कर रहे हैं और उसमें इंशाल्लाह आपको विजिबल तब्दीली नजर आएगी। और दूसरा जो लैंडफिल साइट्स का जो फैसला हुआ है, जो लैंडफिल साइट्स है उसमें जितना कूड़ा जाता है उसकी सेग्रीगेशन का एक प्रोसेस हमने स्टार्ट किया है कि उसमें से जो यूजेबल वेस्ट है उसको अलहदा करें और वो सब ही यूजेबल होता है। कुछ आयरन है, कुछ पेपर है, कुछ गत्ता है और उसके साथ ऑर्गेनिक वेस्ट है जिसे हमारा कंपोस्ट और खाद देसी तरीके से बनाया जा सकता है। तो वही बेस्ट एक टेक्निक है जिसके ज़रिए जितना ज़्यादा हम उसको वेस्ट कर लेंगे, रिसाइकिल कर लेंगे, रीयूज़ कर लेंगे, उतनी हमारी जो लैंडफिल साइट है उसकी लाइफ भी बढ़ेगी और वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी होगी जी। तो मैं सर एक बात, चूँकि मैंने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क किया हुआ है और तमाम डॉक्यूमेंटेशन भी हमारे पास हैं, आपकी समरीज भी मौजूद हैं LWMC के, जो इससे पहले कहा जा चुका है कि लैंडफिल साइट बिल्कुल बंद हो चुकी है। ठीक है, उस पर अब कूड़ा डंप करने की कैपेसिटी खत्म हो चुकी है, मगर चूंकि हमारे पास है कुछ नहीं है तो हमने वहीं पे डंप करना है और उसको बाकायदा तौर पर ये मैंने देखा है कि अब ना वो बनाई गई थी ये 20-30 साल के लिए। ठीक है, 10 साल बाद ही लैंडफिल साइट हजारों कनाल जमीन खत्म हो गई है हमारे पास। ठीक है, अब अगली बात कर लेते हैं। अगर सर अगली हम डंपिंग साइट बनाएं तो उसको कम से कम 50 साल को देखते हुए बनाएं ताकि आने वाले लोगों के लिए ये आसानियां पैदा हों, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया है। फ्यूचर को देख के बिल्कुल ऐसे इमरान, बिल्कुल आपने सही बात की है कि फ्यूचर को देख के हमें लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनानी चाहिए ताकि जो मसाइल हैं वो टेम्परेरी जो है वो हल ना हो, उनका कोई परमानेंट सोल्यूशन निकाला जाए। उमर शेर चट्टा साहब हमारे साथ मौजूद है, DC और एडमिनिस्ट्रेटर लाहौर है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ इमरान अकबर ने भी हमें ज्वाइन किया था। इमरान आपका भी बहुत शुक्रिया। और जनाब हम बात कर रहे थे कि शहर लाहौर के जो मसाइल हैं उनको किस तरह हल करना है, तो इस हवाले से हमने बात किया आपसे। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, आपने कहीं जाना, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं। सेगमेंट है ये हमारा सेल्फ केयर के हवाले से, जिसमें पर्सनालिटी केयर और ग्रूमिंग के हवाले से हम बात करेंगे और हमारे जो एक्सपर्ट होते हैं वो हमें बहुत ही अच्छी टिप्स देकर जाते हैं। और खूबसूरत नजर आना जनाब हर इंसान की बुनियादी ख्वाहिश होती है और इसके लिए मर्द हो या फिर खवातीन हो जिद्दोजहद करते ही रहते हैं। खवातीन खास तौर पर उनका जो मेकअप करना वो एक आम प्रैक्टिस है हमारे लिए। तकरीबन तमाम खवातीन को ही मेकअप की किसी न किसी हद तक ज़रूरत पड़ती है, जो कुछ घंटों के लिए तो अच्छा रहता है और उसके बाद हमें दोबारा वो करने की ज़रूरत पड़ती है या टचअप करना पड़ता है। लेकिन अब ऐसी टेक्निक्स मार्केट में आ चुकी हैं जिसकी मदद से आपको बार बार मेकअप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। माइक्रो पिगमेंटेशन या परमानेंट मेकअप एक ऐसा ही मेकअप का तरीका है जिसको करवाने के बाद आपको रोज़ मेकअप नहीं करना पड़ता और ना ही आपको चेहरे को बार बार साफ करना पड़ता है और ना ही जो हम लोग टचअप करते हैं बार बार मेकअप के बाद वो करना पड़ता है, ना उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो ख़वातीन में ये जो रुझान है ये बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और काफ़ी सेलिब्रिटीज़ और सियासी शख्सियात भी इससे मुस्तफ़ीद हो रही हैं। तो ये सेमी परमानेंट मेकअप होता क्या है, कैसे किया जाता है और ये कितने अरसे तक यूज़ में लाया जा सकता है और इसके कितने सेशंस होते हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जुनैरा वैस हैं जो परमानेंट मेकअप आर्टिस्ट हैं। जुनैरा, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। जागो लाहौर में कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप ठीक हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। जुनैरा, जिस तरह मैं बात करी थी कि हम सारी खवातीन की अगर बात की जाए तो हमें कहीं ना कहीं जाने के लिए मेकअप करने की जरूरत पड़ती है और उसको दोबारा से हमें रीटच करना पड़ता है। तो हमें बताइए जो सेमी परमानेंट और परमानेंट ब्यूटी ट्रीटमेंट्स इस वक्त मार्केट में आ चुकी हैं, ये है क्या, इसके बारे में हमें थोड़ा सा डिटेल में बता दें। सेमी परमानेंट मेकअप की डिफरेंट टेक्निक्स हैं, इसमें डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं। ओके, फॉर एग्जांपल माइक्रोब्लेडिंग आईब्राउज की, जिसमें हम आपके आईब्राउज को मेकअप कर देते हैं, शेप अप कर देते हैं। ठीक है। परमानेंटली नहीं, मैं कहूँगी सेमी परमानेंटली कहूँगी, क्योंकि इसकी लाइफ होती है तकरीबन 3 साल। ठीक है।
जी हाँ तो जैसे कुछ लोग हैं उनकी आईब्राउज बहुत घनी नहीं है, सिमेट्रिकल नहीं है, शेप नहीं ठीक है, तो वो फिर हम इस तरह से उनको ड्रॉ करते हैं कि वो आपकी स्किन पे स्टे करती हैं ओके तकरीबन 3 साल तक। इसी तरह लिप टिंट होता है, जैसे लिपस्टिक हम लगाते हैं, हाँ तो कुछ लेडीज़ का प्रॉब्लम होता है कि लिप्स डार्क होते हैं, पिगमेंटेड होते हैं, तो वो लिपस्टिक के बगैर कहीं जा ही नहीं सकती। ज़ाहिर आप कॉन्शियस हो जाते हैं कि मेरे लिप्स डार्क हैं। एग्जैक्टली हाँ तो उनके लिए फिर हम परमानेंट लिप कलर लगा देते हैं उनको, और वो फिर आप नेचुरल साइड पे भी जा सकते हैं। थोड़ा अगर बोल्ड कलर चाहते हैं तो आप उस पे भी it's जा सकते customized, हैं। जी ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको इंटरेस्ट किस पे है। दूसरा मुझे जुनैरा आप मुझे बताइए, आपको ख्याल कैसे आया कि आपने ये जो ट्रीटमेंट्स है, ब्यूटी ट्रीटमेंट्स ये करना जी। शुरू करने, और ये कितने सेफ हैं? ये मुझे ख्याल आया, मैं तकरीबन 4 साल से काम कर रही हूँ, मेरा ठीक है। 5वां साल है इन द बिजनेस। और ख्याल बस इस तरह से आया कि जब आप ट्रैवल करते हैं स्पेशली यूएई की साइड पे, तो आप देखते हैं कि सब ख़वातीन जो हैं वो इतनी प्रॉपर उनकी आईब्रोज बनी होती हैं, और पिंक उनकी चीक्स होती हैं, और एक बड़ा डिफाइंड से लिप्स होते हैं। तो मैं भी इसी तरह ट्रैवल कर रही थी, तो मैंने कहा ये क्या चीज़ है, बड़ी इंटरेस्टिंग है। अच्छा तो इस तरह से फिर मुझे ख्याल आया, और शौक़ तो था ही खैर मुझे। तो और हमारे पास इधर उस वक्त ये कोई ट्रीटमेंट्स अवेलेबल नहीं थे, पाकिस्तान में कोई भी नहीं कर रहा था। तो तब मैंने सोचा कि कोई नई चीज़ इंट्रोड्यूस करानी चाहिए जिससे हमें भी फ़ायदा हो। एग्जैक्टली खासतौर पर ख़वातीन को जो जी। है वो फ़ायदा हो। दूसरा जैसे मैं भी बता रही थी कि बहुत सारी जो है सेलिब्रिटीज़ भी जी, आपके जी। पास आती हैं करवाने जी। के लिए। मरियम नवाज के हवाले से भी हमने सुना था। तो क्या ज़्यादातर डिमांड किस चीज़ की होती है जुनैरा? आईब्रोज की होती है, लैश एक्सटेंशंस की होती है, किस चीज़ की ज़्यादातर डिमांड होती है? जो बहुत ज़्यादा रनिंग हमारी सर्विसेज हैं उसमें आईब्रोज बहुत ज़्यादा, आईब्रोज के बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं। उसके अलावा लैशेस बहुत ट्रेंड कर रही हैं आजकल, फैशन में है। ओके ख़ास तौर पे अभी वेडिंग सीज़न है, तो सब लड़कियां जो हैं वो लैशेस लगवाना चाह रही हैं। उनकी भी लाइफ तकरीबन 6 मंथ्स होती है, आई लैश है। एक्सटेंशंस जो आप ओके। लगवाते हैं। तो ज़्यादातर ये चीज़ें आईलैश और आईब्रोज आईलैश के लिए और आए हैं। आईब्राउज, लिप टिंट भी बहुत ज़्यादा फैशन में है। लेकिन इसका फिर प्रोसेस क्या होता है? कितना टाइम लगता है अगर आईलैश की बात की जाए तो? आईलैश एक्सटेंशंस करने में 1 घंटा लगता है, और बाकी ट्रीटमेंट्स को भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 1.5 से 2 घंटे मैक्सिमम। जैसे अगर आप आईब्रोज करनी है तो उसमें मैक्सिमम 1.5 से 2 घंटे लगते हैं। लिप है। टिंट करना है तो उसमें भी इतना ही टाइम लगता है। ब्लश ऑन अगर आपने लगवाना है तो उसमें भी तकरीबन 1.5 नेचुरल से 2 ब्लशन भी हम लगवा जी, सकते हैं बिल्कुल। ताकि हमारी चीक्स जो हैं वो नेचुरली जो है पिंक पिंक हो पिंक जाए। पिंक होती हमें हैं। टेंशन ना हो कि जनाब हमने कहीं बाहर जाना है तो हमें मेकअप जी। करना पड़ेगा। दूसरा जुनैरा, मतलब ये जिस तरह आईलैश की बात करें, एक्सटेंशंस बहुत ज्यादा लगवा रहे हैं, तो ये वेरी करता है कि किसने कितनी थिक लगवानी है, कितनी ज्यादा? बिल्कुल, सारे प्रोसीजर्स ही ऑलमोस्ट देयर ऑल कस्टमाइज्ड। आपकी ज़रूरत और आपकी जैसे आप चाह रहे हैं, मतलब उसके मुताबिक ही हम करते हैं। किसी को अगर बहुत ज़्यादा चाहिए, बहुत डेंस चाहिए, तो फिर हम ज़्यादा लगाते हैं। किसी को बहुत नेचुरल लुक चाहिए तो हम नेचुरल लुक देते हैं। और आजकल लड़कियां जो है वो परमानेंट आई लाइनर भी लगवा रही जी बिल्कुल, वो भी हम करते हैं, परमानेंट अच्छा। आईलाइनर भी। हैं। तो ये किस तरह, क्या उनकी आईज की शेप देखकर लगाया जाता है उनको कि किस तरह जी, का पहले हम चाहिए? ड्रॉ करते हैं ओके पेंसिल से उनको लगा के, इवन विद आईब्राउज, लिप्स हाँ। को भी जब हम टिंट करते हैं तो शेप, कलर, हर चीज़ क्लाइंट के साथ डिस्कशन होती है प्रॉपर। उसके बाद फिर हम वहाँ से फिर प्रोसीजर शुरू करते हैं। और ये सारे ट्रीटमेंट्स में सब की जी। बात करी हूँ, कितने अरसे तक होते हैं और बार बार हमें कितना रीटच करवाना पड़ता है इनको? इनकी जो मिनिमम लाइफ है वो 3 इयर्स है, ओके ठीक है, और 5 साल तक भी ये स्टे कर सकते हैं। स्टे कर सकते जी। हैं। लेकिन हमें फिर उसके बाद अगर एक दफ़ा हमने करवा लिया कि उसके बाद भी हमें सेटिंग्स लेनी पड़ती हैं रीटच के लिए? वो भी आपकी स्किन टाइप पे वेरी करता है। कुछ लोग जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली हो तो उनको शायद 2 साल बाद एक टचअप कराना पड़े। इसी तरह कुछ लोग अगर किसी के कोई हेल्थ इश्यूज हैं, कोई सर्टन मेडिकेशन पर हैं, तो उन पे भी Okay. पिगमेंट बहुत ज़्यादा देर स्टे नहीं करता। बट फिर भी आई थिंक इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट, बिकॉज आप मेरे ख्याल में अगर आपके 2-3 साल भी गुजर जाते हैं
तो नॉट बैड। नॉट बैड। दूसरा जुनैरा, हमने देखा कि जो माइक्रो नीडलिंग करवाते हैं बहुत से लोग, लेकिन वो फेड होना शुरू हो जाती है, येलोइश सी टोन आना शुरू हो जाती है। हमें इस हवाले से बताइएगा उनकी क्या वजह है? कोई वो प्रोबेबली अच्छे पिगमेंट्स नहीं यूज कर रहे होंगे। ओके। अगर इफ योर पिगमेंट इज चेंजिंग कलर, इट मींस कि वो लो क्वालिटी का पिगमेंट है। मतलब इसमें भी क्वैक्स आ चुके हैं। बिल्कुल। हर जगह है। तो आप लोगों को ये ख्याल रखना है कि आप किसके पास जा रहे हैं ट्रीटमेंट के लिए, वो कितना प्रोफेशनली लेकर चल रहा है। आप पोर्टफोलियो देखें अपने सेमी परमानेंट आर्टिस्ट का, उनका क्लाइंटल देखें और फिर उनका काम देखें ऑफ कोर्स, और फिर आप डिसाइड करें। ये ना आप किसी गलत आर्टिस्ट के हाथ चढ़ जाएं और उसके बाद फिर, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मैंने काम ठीक भी किया हुआ है। अच्छा। कुछ और भी लोग हैं, जाहिर है एक चीज़ आती है ट्रेंड में तो काफ़ी सारे लोग काम करना शुरू कर देते हैं, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये देखें कि आपका जो आर्टिस्ट है वो सर्टिफाइड है, कहाँ से सर्टिफाइड है, व्हाट पिगमेंट्स ही और शी इज़ यूजिंग। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपके चेहरे का मामला है। एग्जैक्टली। हाँ। और एक चीज़ आपने अगर करा ली है जो कि सेमी परमानेंट है, तो उसको फिर आप वैसे लेके 3-4 साल गुजारना बहुत मुश्किल है। तो ये सोच के प्लीज आप के पास भी जाए। दूसरा जुनैरा, आई लैशेस की जैसे हम बात कर रहे थे कि जब वो लगती हैं एक्सटेंशंस, तो बहुत से लोग कहते हैं जब हम आई लैशेस लगवा रहे हैं, एक्सटेंशन लगवा रहे हैं, तो जो हमारी अपनी लैशेस हैं वो बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती हैं या उतरना शुरू हो जाती हैं। तो ये कितनी दुरुस्त है बात? वेल, इसकी दो मैं कहूँगी वजह हो सकती हैं। एक तो ये अगेन योर आर्टिस्ट इज नॉट प्रॉपर्ली ट्रेंड, ठीक है, उसको अपना काम नहीं पता। दूसरी वजह ये हो सकती है कि आप बहुत ज़्यादा अगर बहुत फ्रीक्वेंटली आई लैशेस लगवा रहे हैं तो उस वजह से होता है। मतलब यू नीड टू गिव योर लैशेस अ ब्रेक। आई रिकमेंड कि आप 2-3 महीने बाद लैशेस को एटलीस्ट 1 मंथ की ब्रेक दें, जिसमें आप लैश सीरम्स यूज़ करें, आप कैस्टर ऑयल यूज़ करें ऑन योर लैशेस। उसके अलावा और कोई वजह नहीं। लेकिन दूसरा, अगर ये ट्रीटमेंट करवा ली, एक्सटेंशन लगवा ली है हम लोगों ने आई, तो उसके बाद फिर हमें क्या क्या केयर करने की ज़रूरत होती है? लैशेस की केयर ये है कि आप नंबर 1 तो ये है कि आप ऑयल बेस्ड चीज़ें आंखों के अराउंड यूज़ ना करें। ओके। बिकॉज हम एक्सटेंशन लगाते कैसे हैं? ग्लू से, ठीक है, जैसे स्पेशल ग्लू, तो वो लैश के ऊपर लैश हम अटैच करते हैं। ओके। तो जाहिर है आप उसकी केयर यही है कि आप आंखें मलें नहीं और ऑयल बेस्ड चीज़ें ना यूज़ करें अराउंड द आईज, और लैशेस को साफ रखें, बहुत ज़्यादा मेकअप ना करें, आई मेकअप जो कि लैशेस में फंसे आपकी और फिर वो गंदी हो जाए। तो इस तरह की छोटी मोटी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, आप जब करवा लेते हैं और फिर आपको ग्रेजुअली यू गेट द हैंग ऑफ इट, आपको समझ आ जाती है कि अब इनको ऐसे रखना है। आपने किस तरह उसकी टेक केयर करनी है। खवातीन को तो वैसे ही उनको बड़ा एग्जैक्टली उनको पता होता है कि हमने उनको पता होता है। बिल्कुल। दूसरा, इसी तरह खवातीन जो है बहुत ज्यादा टैटूज भी बनवा रही हैं, हमें इस हवाले से भी बताइएगा, परमानेंट टैटूज बनवाने और सेमी परमानेंट में क्या फर्क है? जो टैटूज हैं उसमें इंक यूज होती है। ओके। ठीक है, इंक की लाइफ 20 साल होती है। इंक चेंजेस कलर ऑल्सो। सो जो हम करते हैं सेमी परमानेंट मेकअप, उसमें हम पिगमेंट यूज करते हैं विच इज मेड आउट ऑफ प्लांट एक्सट्रैक्ट। ओके। तो क्योंकि प्लांट से बना होता है, इट्स परमिएबल ऑल्सो। जैसे लोगों को वुजू नमाज का इशू होता है तो वो नहीं होता, इट्स नॉट अ टैटू। ठीक है। और सॉरी आपने क्या कुछ? और उसकी लाइफ कितनी होती है? यही इसकी सेमी परमानेंट मेकअप की लाइफ 3 to 5 years आपको बताया मैंने। और इसके लिए फिर हमें क्या क्या चीजें करनी पड़ती है? मतलब इसकी माइक्रो नीडलिंग अगर हुई हो तो फिर हमें कुछ खास क्या नहीं। इनिशियली आपको कोई 3-4 दिन की केयर होती है। अच्छा। उसके बाद फिर नॉर्मली आप जैसे जो करते हैं लेकिन क्या जुनैरा, मैं या मेरे जो देखने वाले हैं वो ये जानना चाहेंगे कि क्या अगर हम ये जो ट्रीटमेंट्स करवा लेते हैं, क्या उसके बाद हमारा जो खर्चा होता है प्रोडक्ट्स पे, जो हम मेकअप प्रोडक्ट्स आज के खरीदते हैं, वो हमारा कम हो जाएगा फिर? डेफिनेटली। हाँ, डेफिनेटली, बिकॉज देखिए आपने एक दफा अपनी आईब्राउज शेप अप करा ली है, आपको ब्राउ पाउडर या आईब्राउ पेंसिल ये चीजें नहीं लेनी पड़ेंगी क्योंकि वो आपकी हुई नहीं है। ठीक है। और उसके बाद बीबी ग्लो भी तो कराया जा रहा है फेस पे। जी बिल्कुल, बीबी ग्लो भी कराया जा रहा है स्कार्स और पिगमेंटेशन के लिए, टू इवन आउट द स्किन टोन। ओके। अगर आपके चेहरे पे कोई स्कार्स हैं या कोई मार्क्स हैं तो उनको आप कैमोफ्लेज कर सकते हैं बीबी ग्लो से। तो मतलब ये बहुत सारी जो चीजें हैं ये इस वक्त आ चुकी हैं मार्केट में, बिल्कुल, जो आपकी जो तमाम तर जो
प्रॉब्लम्स हैं उनका हल है कि आप लोग जनाब सेमी परमानेंट या परमानेंट जो है मेकअप अप करवा सकते हैं और आपका जो मेकअप का खर्चा है वो भी काफ़ी हद तक जो है वो कम होने वाला है। तो हमारे साथ जनाब जुनैरा उवैस मौजूद थी, परमानेंट मेकअप आर्टिस्ट हैं। जुनैरा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप यहाँ पर आई हैं और इतनी अच्छी डिस्कशन रही और बहुत सारी चीज़ें जो है जनाब हमें पता चला है कि आज हम क्या क्या करवा सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपसे ये कहूँगी कि जनाब इसमें भी क्वैकरी आ चुकी है, तो आप लोगों ने अगर किसी के पास जाना है ट्रीटमेंट के लिए तो आप लोगों ने ये सोचकर और ये रिसर्च करके जाना है कि वो कितना प्रोफेशनल है, क्योंकि अपने चेहरे के हवाले से आपने कोई भी जो है वो किसी को हाथ नहीं लगाने देनी। जो अनप्रोफेशनल लोग हैं वो काम ख़राब भी हो सकता है। तो जनाब मुझे अब आपने इजाज़त देनी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।